Welcome students. We will be discussing of the chapter friction of class 8th NCERT, and this is the requested video of one of my student. So let's start our discussion with the first thing, that is the friction. So what do you mean by friction? What is friction? It's a force that opposes the motion of any object is called friction. So friction is an invisible force and it is also a contact force that exists between two objects, two solid objects. ठीक है, इसलिए इसे कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये कांटेक्ट की वजह से होता है. दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं तब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अराइज होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. दिस इज कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, you would have observed sometimes that why a ball rolling on a ground automatically stops after some time. ठीक है, मतलब कि आपने ग्राउंड पे देखा होगा ये चीज कि जो बॉल होती है मूव करते करते आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है. ठीक है, तो ये रुकती क्यों है? लेट्स सी. सो दिस इज अ बॉल एंड दिस इज ग्राउंड. ये ग्राउंड है और ये बॉल है. ठीक है, बॉल पहले ग्राउंड पे मूव कर रही थी और कुछ समय बाद आप देखोगे तो ये बॉल रुक जाएगी. सो व्हाई दिस बॉल स्टॉप्स सडनली? बिकॉज देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉल. मोशन मीन्स मूवमेंट, किसी चीज का मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज मोशन. तो आप देख सकते हो जो बॉल है, बॉल का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो इस डायरेक्शन में था, इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, पर जो बॉल रुकी है, व्हाई द बॉल स्टॉप्स? बिकॉज इसको अपोजिट डायरेक्शन से किसी फोर्स ने स्टॉप किया है. एंड दैट फोर्स विच इज एक्टिंग हियर इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द बॉल एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द ग्राउंड. मतलब कि एक बॉल है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ग्राउंड है. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, और जो बॉल को मोशन करने में रोक रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट थिंग इज, नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी कभी हम गलती से बनाना पील, केले के छिलके के ऊपर जब पैर रख देते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं. ठीक है, तो हम स्लिप क्यों होते हैं? ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द बनाना पील एंड द लेग. ठीक है, तो मतलब कि बनाना जो पील है थोड़ा सा चिकना होता है. ठीक है, तो चिकने होने की वजह से उसके और हमारे लेग के जो फुट के बीच में जो स्मूथनेस होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन. आफ्टर दिस वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कि जो फ्रिक्शन हो रहा है वो एक्चुअली उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट इज स्मूथनेस एंड सेकेंड कॉज इज रफनेस. तो स्मूथनेस क्या है? तो जो भी सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉर्मली जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देखने में हमें बहुत स्मूथ लगते हैं. ठीक है, स्मूथ लगते हैं देखने में, दे अपीयर टू बी स्मूथ. बट अगर उसका जो सरफेस हम बहुत पास से देखें तो उसके सरफेस जो होता है उसमें इरेगुलरिटीज अवेलेबल होती है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है और ये ग्राउंड. ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस
ऑब्जेक्ट सरफेस, ठीक है। तो जो ये इसके सरफेस है, एक्चुअली दोनों सरफेसेस पे क्या होती है, इरेगुलरिटीज अवेलेबल होती है। ये जो इरेगुलरिटीज आप देख रहे हैं, दिस इज इरेगुलरिटी, मतलब कि जो सरफेस है वो एकदम प्लेन ना होके थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज। तो क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जैसे हम रखते हैं तो वो इनमें जो इरेगुलरिटीज हो जाती है वो लॉक हो जाती है, इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। इरेगुलरिटीज जो है आपस में इंटरलॉक हो जाती है। अब इंटरलॉक होने के बाद जब हम, तो इंटरलॉक होने की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप मूव नहीं करता, ठीक है। सो जो कॉज है फ्रिक्शन का वो ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट मीन्स देयर आर मेनी irregularities present between the surfaces of the object, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो मतलब कि उनके बीच में जो irregularities हैं वो लॉक्ड हो चुकी हैं, ठीक है। इस वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं कर पाता जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करें, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रफनेस। जो रफनेस आप देखो कि जितना ज्यादा, मतलब कि जितना ज्यादा आपका मोर रफनेस, मोर रफ आपका सरफेस होगा। मोर रफ मीन्स ज्यादा, मोर इरेगुलरिटीज, जितना ज्यादा मोर रफ, जितना ज्यादा आपका सरफेस रफ रहेगा मतलब कि वो इंडिकेट कर रहा है कि उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उसमें अवेलेबल रहेगी, उतना ज्यादा खुरदरा रहेगा, ठीक है। जो मोर रफनेस, सो object will be in static position, जितना ज्यादा आपकी रेगुलरिटीज रहेंगी तो उतना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेटिक पोजीशन पे रहेगा, मतलब कि वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। और स्मूथनेस, तो स्मूथनेस मतलब जब ये सरफेसेस जो है, जब ये सरफेसेस में अगर आप देखें तो इनके सरफेस जो है अगर बहुत प्लेन है, एकदम प्लेन है और उनमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं देखने को मिलेंगी, उनमें इरेगुलरिटीज नहीं है सपोज, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, वहां पे आपका जो फ्रिक्शन रहेगा वो कम फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीजें जब रुकी हुई रहती हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, और जब कोई चीजें मूविंग चल रही होती है तो चलते समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आपका, जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा सरफेस, मोर स्मूदर सरफेस अगर रहेगा, ठीक है, मोर स्मूथ सरफेस रहेगा तो आपका उतना ज्यादा मोशन में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मोर स्मूथनेस मीन्स लेस फ्रिक्शन एंड मोर रफनेस मीन्स मोर फ्रिक्शन। तो दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो कॉज करता है फ्रिक्शन को, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने कभी नॉर्मल लाइफ में ऐसे देखा होगा कि जो कांच रहता है, ठीक है, जो ग्लास होता है, ग्लास में आपने देखा होगा ड्रॉप्स रहती है, छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप रहती है, वो फॉल नहीं होती है, ठीक है। जो ग्लास है, कांच का सरफेस पे आपकी जो ड्रॉप रहेगी वो इजीली फॉल नहीं हो रही है। क्यों फॉल नहीं हो रही, क्योंकि जो आपका ग्लास जितना स्मूथ दिख रहा है वो एक्चुअली उतना स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, और जिस इरेगुलरिटीज की वजह से ये जो ड्रॉप है वो फॉल नहीं हो रही है, वो वहां पे ही क्या है, अटैच है, वो वहां पे ही रुकी हुई है, वो होल्ड की गई है बाय द ग्लास। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो इस ड्रॉप को फॉल होने से रोक रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडहेशन। सो लेटेस्ट जो रिसर्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो इरेगुलरिटीज होती हैं, ये इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रेगुलरिटी है, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट की रेगुलरिटी है। जब ये लॉक हो जाती है तो ये मूव नहीं हो पाती, ठीक है, मोशन नहीं कर पाती है। तो इन इरेगुलरिटीज को अब ये लेटेस्ट साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि जो रेगुलरिटीज होती है दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जो इरेगुलरिटीज हैं उनने ये कहा है, द इरेगुलरिटीज ड्यू टू differences in the molecules of
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना होगा, और एटम जब दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि एक जो पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। जैसे कि जो चॉक पीस है, तो चॉक में जो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो ये जो चॉक है एक्चुअली ये बहुत फाइन पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। अब जब एक से ज्यादा एटम जब कंबाइन होंगे तो उसे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है, जो इरेगुलरिटीज उन्होंने बोला है वो एक्चुअली क्या है, जो फ्रिक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इंटरलॉकिंग जो है वो क्यों हो रही है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स जिन चीजों से मिलके बने हैं, जिन मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और डिफरेंट टाइप के होने की वजह से वो इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। और दिस इज द रीजन कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडहेशन। जैसे आपने देखा होगा जो ग्लू होती है, जो ग्लू है, ग्लू जो कुछ ऑब्जेक्ट्स पे बहुत इजीली चिपक जाती है, तो उसका जो एडहेसिव पावर है, जो चिपकने की जो कैपेसिटी, जो शक्ति है, वो उसकी बहुत ज्यादा होती है ग्लू की। क्यों? क्योंकि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, जिन मॉलिक्यूल से वो बनी है वो डिफरेंट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट है, तो वो जो ग्लू है उसमें एडहेसिव जो कैपेबिलिटी है वो भी ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड एडहेशन, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, दैट इज द एडहेसिव फोर्स। आफ्टर दिस वी विल सी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। First type of the friction is static friction, second type of the friction is sliding friction, and the third type of friction is rolling friction. So first type is static friction. So first of all we should know the meaning of the static. So static means rest. Static means rest, जो चीज रुकी हुई रहती है उसे हम बोलते हैं static. And the friction, so friction which helps to maintain the static position of any object, मतलब कि ऐसा फ्रिक्शन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं होने देता, एक ही प्लेस पे बनाए रखता है, उसे होल्ड करके रखता है। सो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। So the definition is the force between two solid objects which are not moving with each other. So let's see by an example. So these are two books, ठीक है। So the one book is lying over the other book, ठीक है। एक जो बुक है वो दूसरी बुक के ऊपर रखी हुई है। The book is not moving by its own, ये जो बुक है यहाँ पे ये खुद से मूव ही नहीं कर रही है, अभी क्या है वो रुकी हुई है। So why this book is not moving? ऐसा क्या इनविजिबल फोर्स है जिसकी वजह से ये बुक यहाँ पे स्टेटिक है, रेस्ट पे और रुकी हुई है, ठीक है। सो ये अभी रुकी हुई है। जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, जब तक ये बुक जो है वो अपनी प्लेस से मूव बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सो ये जो बुक है, व्हाई दिस बुक इज एट द रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पे क्यों है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी प्लेस पे रुका हुआ है, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, ठीक है, तो मैं भी अपनी प्लेस पे रुकी हूँ, तो आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मैं रुकी हूँ, जो मुझे मूव करने से रोक रहा है, ठीक है, जो मुझे मूव नहीं होने दे रहा है। तो द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. Here in this picture you can see the one box is placed over the surface of table. ठीक है, तो ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है. So this box is placed, it is at rest position because there is a invisible force which is just preventing the motion, इसके मोशन को रोक रहा है, तभी ये यहाँ पे रुकी है. ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. अपोज मतलब रेस्ट पोजीशन पे ही बना के रखा हुआ है. The force required to make an object start moving or sliding is a measure of static friction. अब static friction जो है इसका मेजर क्या है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी प्लेस पे रुका हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बुक है, ये बुक अपनी प्लेस पे भी रुकी है. अब जब तक जैसे मैं एक फोर्स लगाऊंगी, मैंने ये फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे ही मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब ये जो ऑब्जेक्ट है इसने स्टार्ट कर दिया मूव करना. ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया मूव करना. तो यही क्या है, दिस इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस से स्टार्ट करने लगेगा मूव करना. सो दैट इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. द सेकेंड टाइप ऑफ द फ्रिक्शन इज sliding friction. So sliding, what is the meaning of sliding? Sliding means slide करना. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऐसा स्लाइड करता है. दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है,
द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली और स्लाइडिंग, मतलब ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे 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 स्लोली इट इज मूविंग ओवर द अदर सरफेस, ठीक है, ओवर द अदर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है. सो दिस इज सिंपल, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो एग्जाम्पल, यस, तो इट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इजीली ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट में, इट मीन्स इस कंडीशन में जो अपोजिशन फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रुका नहीं है अपनी जगह पे, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो आपका कम रहेगा. इट इज लेस देन व्हाट, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ था तो इस समय फ्रिक्शन बहुत था. फ्रिक्शन मतलब जो अपोज कर रहा है, जो रोक रहा है. ठीक है, रोक रहा है तो रुकी हुई है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा था. बट स्लाइडिंग में फ्रिक्शन कम रहेगा एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो एग्जांपल्स क्या है इसके? रबिंग बोथ पाम्स टुगेदर. हमारे पाम्स है, ये हथेलियां हैं, जब हम पाम्स को रब करेंगे तो दिस इज रबिंग. रबिंग मतलब दिस इज स्लाइडिंग ओवर द अदर ऑब्जेक्ट. एक जो पाम है, दिस इज स्लाइडिंग ओवर द अदर पाम. सो दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी. इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय बाद आपके हैंड रब करने से कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुशिंग अ बुक ऑन टेबल. वेरी सिंपल. ठीक है, सपोज करो ये टेबल, सपोज इस टेबल का सरफेस है, बुक रखी है, जब हम पुश करेंगे धीरे धीरे तो ये स्लाइड कर रही है इसके ऊपर. ठीक है, तो दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग अगेंस्ट स्नो. आपको पता होगा स्नो पे जब हम स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, उसके अगेंस्ट, स्नो के अगेंस्ट में हम स्लाइड करते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Now the third type of friction is the rolling friction. The third type of friction is rolling friction. So I think you are aware with the term roll. ठीक है, roll मतलब आपने wheels देखे होंगे, जो wheels होते हैं, पहिए जो होते हैं वो roll करते हैं. ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, तो that is rolling. So rolling friction, the friction that occurs when one body rolls over the surface of other. एक सरफेस है, इस सरफेस पे जो एक व्हील है वो रोल कर रहा है. ठीक है, व्हील है वो रोल कर रहा है. So this is rolling friction. This is rolling friction. Now let's see the examples. कि इसके examples क्या हैं? आपने देखा होगा जो लगेज जब हम कैरी करते हैं, जो हमारे बैग्स रहते हैं, ठीक है, लगेज बैग्स, उसमें व्हील लगे हुए रहते हैं, व्हील लगे हुए रहते हैं. ठीक है, और ये व्हील को हम क्या करते हैं, हम रोल करते हैं. ठीक है, रोल करने की वजह से हम जो हमारा जो लगेज होता है जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसका ज्यादा वेट हमें समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ दिस व्हील. ठीक है, हम इजिली उसे क्या कर लेते हैं, हमारा जो लगेज रहता है उसे हम कैरी कर लेते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज यूज ऑफ बॉल बेयरिंग इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स. सो बॉल बेयरिंग क्या होता है, ये गोल राउंड स्ट्रक्चर का होता है, जो मशीनरी पार्ट्स में यूज किया जाता है, फैन में भी ये यूज किया जाता है. इसमें राउंड मेटलिक बॉल्स हम यूज करते हैं. इन्हें ही बोला जाता है बॉल बेयरिंग. बॉल्स रहती है मेटलिक. उसके बाद इसके एक और साइड में और इसके साथ में एक और राउंड रहता है मेटल का ही गोल. ठीक है, जो कॉलर होता है जिसे हम रोलर बेयरिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रोलर बेयरिंग. ठीक है, तो ये व्हील्स के ऊपर ये जो आपको रोलर बेयरिंग दिख रहा है, ये ऐसे रोल करता है. ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता है, क्योंकि इसमें जो मेटलिक बॉल्स हैं वो गोल गोल घूमते हैं, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है, तो दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन. अब यहाँ पे हमें ये समझने की बात है कि आपको पता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज ग्रेटर. ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में. उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी वो मूव कर पा रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा कम होगा। सो दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द टू सरफेसेस वो सबसे कम रहेगा। दिस इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। थैंक यू।